बिहार की सियासत में एमआईएम अपनी मजबूत जगह बनाने की कवायद में जुटी है। इसके लिए एमआईएम ने 20 जिलों में अपने संगठन को मजबूत करना शुरू किया है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का कहना है कि पार्लियामेंट और विधानसभा चुनाव आते आते हम एक तीसरा महाज बनाने में कामयाब होंगे। अख्तरुल इमान के मुताबिक हमारी पार्टी सत्ता की सियासत नहीं करती है। उनकी माने तो वो गरीब, अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अख्तरुल इमान का कहना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उनके नेता हैं और आम लोग उन पर भरोसा करते हैं। एमआईएम के अध्यक्ष का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने हमेशा गरीबों की आवाज उठाई है, जिसे लोगों ने देखा है। ऐसे में हमें यकीन है कि लोग हमारी पार्टी का साथ देंगे। एमआईएम का कहना है कि सेकुलर कही जाने वाली पार्टियों की सियासत सिर्फ सत्ता तक महदूद है। वो सरकार बनाने के लिए हर तरह का सौदा करने को तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम रोजगार, सेहत और तालीम में समानता लाने की बात कर रहे हैं और इस सिलसिले में हर स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अख्तरुल इमान ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में 12 सीट पर और विधानसभा के ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हमारी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। ओवैसी साहब पर भरोसा क्यों करें, यकीनन एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको मिलना चाहिए। लेकिन इलेक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि हम लोगों ने अपनी शुरुआत भले ही सीमांचल से की है, लेकिन सीमांचल से बाहर निकलने का हम लोगों ने इरादा ही नहीं, अमली सबूत भी पेश किया है। अभी गोपालगंज और पूर्णी में हमारा इलेक्शन भी लड़ने का मामला सामने में आपके आया है। और हम तो बाहर इसलिए नहीं जा रहे थे चूँकि जब तक हमारा तंजीमी ढांचा खड़ा नहीं हो जाता है, संगठन खड़ा नहीं हो जाता है, तो जाहिर है कि इलेक्शन लड़ना कोई मामला नहीं रहा। इसलिए हम लोगों ने पिछले दिनों में एक गठबंधन भी बनाया, तो उसमें भी हम लोगों ने मोहतात सीटों पर 18-19 सीटों पर ही हम लोग इलेक्शन लड़े। लेकिन वो माजी का तजर्बा ये कहता है कि हम अपने गठबंधन को, अपने तंजीमी साख को, अपने संगठन को पहले मजबूत कर लें, उसके बाद ही हम इलेक्शन लड़ने का फैसला करेंगे। चुनांचे इस वक्त तकरीबन हमारे 18-20 जिले तक का काम चल रहा है अभी, और संगठन का बड़ा विस्तार हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि संगठन के विस्तार होने के नतीजे में हमारे जो लोकल कार्यकर्ता होंगे उसके जरिए से हमको इलेक्शन लड़ने में आसानी होगी। और विश्वास क्यों करें, तो विश्वास और लोगों पर क्यों विश्वास करें आप? जो लोग यहाँ पर हैं उनके बारे में आपका क्या सवाल होना चाहिए, और पर क्यों विश्वास करें? ओवैसी साहब को तो आपने हुकूमत दी भी नहीं। जिन लोगों के हाथों में हुकूमत दिया है उसने तो घोटाला किया है, उसने परेशान किया है, अवामी टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है, तो उस पर क्यों विश्वास किए जा रहे हैं आप? और फिर आप वो सारे लोग लड़ रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए। हम और हुकूमत को नकील कसने के लिए हमारी इंसाफ की लड़ाई चल रही है कि अवाम के खून और पसीने के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल जो सरकार करे वो अवाम की भलाई की स्कीमों में करे, और इसके लिए हमारी लड़ाई चल रही है। फ़िरका परस्ती से और भ्रष्टाचार से निजात मिले, जो इलाका पसमानदा और पिछड़ा है वहाँ पर स्पेशल पैकेज मिले, जो कमज़ोर तबकात है उनको इंसाफ मिले, ये बातें हमारी हैं लड़ाई। और लोगों की तो मुफाद है वाबस्ता, और लोगों का अपना मुफाद है कि उनको सरकार बनानी है, उनको चीफ मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर बनने हैं, उनको कमाना है। लेकिन एमआईएम का ये मुफाद नहीं है। एमआईएम का मुखलिसाना मुफाद है, वो ये है कि ये मुल्क आज़ाद है, आवाम शहरियों के टैक्स के पैसे से हुकूमत चलती है, तो उसकी तालीम, उसके सेहत, उसके रोज़गार के मौक़े हुकूमत फराहम करे, और बरसों से जिन आबादियों को महरूम रखा गया है उनका जायज़ उसको हिस्सा मिले, और मुल्क के आइन के मुताबिक हुकूमत चले। और सच्ची बात तो यही है कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि आज भी जो है, जो शेर का खाल ओढ़े है सियार, बकरी का खाल ओढ़े है सियार, आज भी है सामंतों के हाथ में बिहार। तो ये जो देख रहे हैं मासूमाना तस्वीर देख रहे हैं जमहूरियत की, ये नहीं है, वही सामंतवादी व्यवस्था है। और सरकार बनाने के लिए ये लोग सब कुछ सौदा कर लेते हैं। आज देख लें, दलितों की नौकरी देख लें, अक़लियतों की नौकरी देख लें, इनकी माली हालत, इनका सोशल स्टेटस, इनका पॉलिटिकल शेयर आप देख लें बिहार में। तो जो सामंतवाद था वो सामंतवाद तो पूरे तौर पर स्थापित है। और ओवैसी साहब पर क्यों विश्वास करें, तो किसी शख्स की पेशानी पे शराफत और रज़ालत लिखी हुई नहीं रहती है, उसके माजी का किरदार ही उसके लिए शहादत पेश करती है। तो ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से जहाँ मुल्क भर के दलितों और अक़लियतों के मुद्दों को उठाया है, ये तो उनका एक फरीज़ा था। लेकिन जो कुछ उन्होंने तेलंगाना में किया है, कलील तादाद में मेंबर होने के बाद तेलंगाना में दलितों और अक़लियतों के फलाह के जितने स्कीम नाफिज करवाए उन्होंने, और जितना तरक्की का काम किया है, तो पॉलिटिक्स में तो यही चीज़ होती है ना सबूत के लिए कि उनका कारनामा क्या रहा है।
है ना, और लोगों ने क्या किया है, और यहाँ हम लोग जीत के आए, तो आप देखें कि इन लोगों के पेट में कितनी ऐंठन हुई। और शायद मैं समझता हूँ कि असेंबली के दरो दीवार से ये शहादत आपको मिलेगी कि इस कलील अरसे में सीमांचल के और बिहार के दलित और मजलूम तबकात की जितनी तर्जुमानी MIM ने की है, इससे पहले की कोई नज़ीर नहीं मिलती। नहीं, अब लोगों को इल्ज़ाम लगाने हैं तो कई लोग बड़े अच्छे अंदाज से इल्ज़ाम लगाते हैं। देश के पार्लियामेंट में, लोकसभा में इस बात की दलालत करना कि गांधी से बड़ा लीडर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हो, उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देना चाहते हो, उनसे अपने अकीदत का इजहार करते हो, तो माने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर उसके ख़ानदान के अफराद को बैठाने की ज़रूरत है। ये जुमला कहने वाला आदमी और उसको कहकर सिर्फ मुसलमानों की बात करता है। हम लोग हमेशा तमसीलन कहते हैं, माँ सब बच्चों से प्यार करती है, लेकिन जो बीमार होता है उसका तज़किरा ज़्यादा करती है। तो मामला ये है कि मुसलमानों के साथ बड़ा नज़रअंदाजी का काम हुआ है, और आज सारे आदाद व शुमार ये कह रहे हैं कि मुसलमान तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से बहुत पसमानदा तर आबादी हो गई है। दलितों का हाल नहीं सुधरा है, तो दलितों और मुसलमानों की वकालत अगर कोई कर रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से ज़्यादा बेहतर तौर पर तो कोई नहीं कर रहा है। बिहार में हम तो अकेले चलने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। इन लोगों ने देखा आपने कि जब लालू जी की हुकूमत की तश्कील की बात थी तो लालू जी ने बड़ी खुशामद की, और हम लोगों ने बिला शर्त उसको समर्थन भी दे दिया था, और ये भी कहा था कि भाई आप 118 लाइए, 5 हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, और हमारे तरफ से कोई भी अनकंडीशनल सपोर्ट है, हम कोई मुतालबा भी नहीं करें कि हमको वज़ीर बनाइएगा। वो नहीं, इस हदफ को पूरा नहीं कर सके, वो सरकार नहीं बना सके, लेकिन स्पीकर के मामले में भी साथ दिया उसका। और अभी भी जो गठबंधन की सरकार, गर्चे मेरी लाश पे सरकार बनाई गई है, उसके बावजूद भी मैंने कहा कि बीजेपी से नज़रियाती तौर पर इतनी बैर है हमको कि गर्चे आपने मेरा खून बहाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देश हित में और जन हित में हम आपका समर्थन दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में चूँकि इन लोगों का मसला ये है, ये चाहते ये हैं कि अक़लियतों का वोट लें, लेकिन उसको मुनासिब और जायज़ उसकी नुमाइंदगी न दें, और अक़लियतों का वोट लें लेकिन अक़लियतों के दरमियान में कोई वकालत करने वाली ताकत पैदा ना हो सके। ये हमेशा से इनकी आदत रही है, इसलिए हम उसके ख़िलाफ़ अपनी अलग राह बनाए हैं। और मैं समझता हूँ कि असेंबली पार्लियामेंट के इलेक्शन आते आते हमारा कोई लाइक माइंडेड पार्टियों से हमारी बात चल रही है, हम अपना तीसरा महाज बनाने में कामयाब होंगे। देखिए, हम तो ज़रा सा मोहतात तौर पर भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के लगभग 10-12 सीटों पर हम लोगों की निशान हम लोगों ने लगाया है, उस पर तैयारी कर रहे हैं, और असेंबली में खातिर खास सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मेरा तंजीमी ढांचा मजबूत हो जाए, उसी की बुनियाद पर हम आगे का फैसला करें। लेकिन यहाँ जो शरारत की है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने हमारे साथ, तो उन्होंने गोया मुझे इजाज़त नहीं दी है, उन्होंने मुझे मजबूर किया है कि मैं अलग रास्ते में लड़ूं। एक वक्त था कि जो मैं सीमांचल से बाहर निकल के नहीं आया, मैं चाह रहा था कि गठबंधन के लोगों को जीते, आगे बढ़ें, लेकिन मैंने देखा कि बीजेपी तो वो दुश्मन है ही हमारी। बाबरी मस्जिद और गुजरात के दंगे को कभी हम फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इक़्तिदार को क़त्ल करने के लिए गठबंधन के लोगों के नापाक इरादे भी सामने में आ गए हैं। तो हमें तो दोनों तरफ से लड़नी पड़ रही है। एक तरफ में पहाड़ है जो मुझे दबाना चाहता है, एक तरफ पाताल है जो मुझे निगलना चाहता है। तो दोनों से मुझकी बराबर की लड़ाई लड़ते हुए मुझे आगे की राह अपनी बनानी है, उसके लिए हम अपनी तैयारी करें।